सभी को राम राम। आज हम बात करें ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट। अगर बात करें हम जलवायु की कि जलवायु जो है वो क्या होती है, तो मैंने देखो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है। जलवायु किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का विवरण क्या कहलाती है। जलवायु मतलब किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक जहाँ पर जैसी मौसम की दशाएँ होती हैं उसका विवरण को हम क्या बोलते हैं, जलवायु। जैसे बात करें संपूर्ण भारत की, तो संपूर्ण भारत की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि भारत जो है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण भारत की जलवायु कैसी होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। लेकिन हम बात करें मौसम की, जलवायु और मौसम में क्या है, डिफरेंट है। बात करें कि दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का विवरण क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। लेकिन अल्पकालीन वायु की अवस्था या अल्पकालीन मौसमी दशाओं का विवरण क्या कहलाता है, मौसम कहलाता है। इसको हम यूँ समझें कि मौसम जो है वो पल भर या क्षण भर में चेंज हो जाता है, लेकिन जलवायु चेंज नहीं होती है। जलवायु एक लंबे समय तक, एक लंबे अंतराल तक जो है वो कायम रहती है। जैसे बात करें कि वर्षा के अभी दिन चल रहे हैं, जैसे ही बारिश होती है और तुरंत मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बारिश नहीं होती है, धूप तेज होती है, मौसम क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो मौसम क्या है, अल्पकालीन वायु की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। और दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का विवरण क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में हम बात करें जलवायु की कि जलवायु जो है यह कितने प्रकार की होती है। तो जलवायु जो है इसके दो टाइप होते हैं, एक होती है सम जलवायु और दूसरी होती है विषम जलवायु। एक होती है सम जलवायु और दूसरी होती है विषम जलवायु। मतलब समुद्र तटीय इलाकों के पास में जलवायु कैसी पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि सम जो जलवायु होती है, यहाँ पर गर्मियों में न तो ज़्यादा गर्मी होती है और सर्दियों में न ज़्यादा सर्दी होती है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है कि सम जो जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर आसपास में क्या होता है, पानी होता है। तो पानी जो है वो देर से तो क्या होता है, गर्म होता है, और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। इसीलिए यहाँ की जलवायु क्या होती है, सम होती है। मतलब गर्मियों में यहाँ पर गर्मी कम होती है और सर्दियों में यहाँ पर सर्दी क्या होती है, कम होती है। मौसम लगभग क्या रहता है, सुहावना रहता है। उसको हम बोलते हैं सम जलवायु वाला प्रदेश। दूसरी होती है विषम जलवायु। विषम जलवायु थार के मरुस्थल में, रेगिस्तानी प्रदेशों में जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो कैसी जलवायु पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु वाले प्रदेश में गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दियों में सर्दी अधिक पड़ती है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर मिट्टी ज़्यादा होने के कारण मिट्टी जो होती है वो गर्मियों में तुरंत क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसलिए वहाँ का तापमान क्या है, बढ़ जाता है। और सर्दियों में या बात करें रात को तुरंत क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसलिए वहाँ का तापमान तुरंत क्या है, गिर जाता है। तो यहाँ पर गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है। जहाँ पे बात करते हैं थार के मरुस्थल या रेगिस्तान में, तो वहाँ पर जलवायु कैसी होती है, विषम जलवायु। तो जलवायु मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है सम जलवायु और दूसरी होती है विषम जलवायु। आपको पूछे कि सम जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, तो ये तटीय प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ आसपास में समुद्र का तटीय प्रदेश लगता है, वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। इसके बाद में देखिए हम बात करें यहाँ पर मौसम की, ठीक है। मौसम मतलब अल्पकालीन वायु की अवस्था को हम क्या बोलते हैं, मौसम। और मौसम जो है पल भर या क्षण भर में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। मौसम शब्द की उत्पत्ति जो है यह है अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। मौसम शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो मौसम शब्द की उत्पत्ति जो है यह अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार। इसका मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार बदलती पवनों की दिशा। ऋतुओं के अनुसार बदलती पवनों की दिशा, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब दोबारा से देखें, मौसम जो शब्द है, मौसम जो शब्द है वह अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है। और मौसम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार बदलती पवनों की दिशा। मतलब ऋतु के अनुसार वायु की जो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बात करें ग्रीष्म ऋतु की, तो ग्रीष्म ऋतु में जो वायु जो है वो समुद्र से जो है वो स्थल की ओर बहती है। तो ऋतुओं के अनुसार जो है वो वायु की दिशा चेंज हो जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मौसम। और वायु की दिशा चेंज होने से मौसम भी क्या है, चेंज हो जाता है, मौसम भी बदल जाता है, ठीक है। एक शब्द आता है मानसून, एक शब्द आता है मानसून। बात करें मानसून जो शब्द है, इसकी सबसे पहले व्याख्या किसने की थी, या भारतीय मानसून की बात करते हैं हम।
कि भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या की किसने की थी? तो भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या की थी अरब का भूगोलवेता था, अरब भूगोलवेता अल मसूदी ने भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले बताया था अरब भूगोलवेता अल मसूदी ने भारतीय मानसून के बारे में सबसे पहले बताया था। ठीक है, ये था मानसून के बारे में कुछ बातें। फिर अपन बात करते हैं जलवायु पर, फिर अपनी बात आती है जलवायु के ऊपर। देखिए वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में जलवायु को लेकर एक बड़ा संकट जो है पूरे विश्व में उत्पन्न हो रहा है। जैसे बगैर मौसम जो है वो बरसात होना, ज़्यादा बरसात होना, ओलावृष्टि होना, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होनी चाहिए थी वहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, जहाँ पर बारिश कम हो रही थी वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो रही है। ये सारा जो है ये सारा मैटर किस पे डिपेंड करता है? जलवायु की, क्योंकि जलवायु जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। पूरे विश्व में जलवायु बदल रही है और ये क्यों बदल रही है? तो इसका सीधा सा कारण है मानव प्रकृति के साथ जिस हिसाब से छेड़छाड़ कर रहा है उस हिसाब से जलवायु जो है वो बदल रही है। तो इसके कारण मतलब जलवायु बदलने से क्या नुकसान हो रहे हैं? तो जलवायु बदलने से जो है वो ग्लेशियर जो है जहाँ की बर्फ़ पिघल रही है, जिससे समुद्र या सागर का जल स्तर जो क्या है ऊपर उठ रहा है, समुद्र में जो भी जीव जंतु हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो ये सारे जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रहे हैं। और जलवायु परिवर्तन के लिए वर्तमान में एक लड़की है जिसका नाम है, स्वीडन की रहने वाली है, जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। क्या नाम है? ग्रेटा थनबर्ग। पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली लड़की कौन है? तो वह है ग्रेटा थनबर्ग। ये कहाँ की रहने वाली है? ये स्वीडन की रहने वाली है। तो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ में स्वीडन की किशोर अवस्था की एक लड़की है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। इसकी उम्र करीब 16-17 साल की है। यह है पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि जलवायु जो है उसके परिवर्तन को हमें रोकना होगा, हमें प्रकृति के साथ में चलना होगा, न कि प्रकृति के हमें विरुद्ध चलना होगा। तो ये जलवायु थी। एक बार आप फिर से देखिए, हम पर बात करें हैं जलवायु की। तो जलवायु क्या होती है? किसी भी क्षेत्र विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का विवरण होता है। वहाँ पर लंबे समय की जैसी मौसम की दशाएं रहती है, उस क्षेत्र की जलवायु भी कैसी होती है? वैसी होती है। तो दीर्घकालीन मौसमी दशाओं का विवरण क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। लेकिन मौसम क्या होता है? किसी क्षेत्र विशेष की अल्पकालीन वायु की अवस्था को अपन क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। और ये तुरंत पल भर में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जबकि जलवायु तुरंत चेंज नहीं होती है। बात करें जलवायु, तो जलवायु जो है 2 प्रकार की थी, सम जलवायु और विषम जलवायु। जहाँ पर गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है, उसको अपन कैसे जलवायु बोलते हैं? विषम जलवायु। और सम जलवायु जहाँ पर समान जलवायु रहती है, ना तो गर्मियों में गर्मी ज़्यादा होती है, ना सर्दियों में सर्दी ज़्यादा होती है, मौसम सुहावना रहता है, उसको हम बोलते हैं सम जलवायु। उसके बाद में हमने बात की थी मौसम की। तो मौसम जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार बदलती पवनों की दिशा। मतलब ऋतुओं के अनुसार पवनों की जो दिशा है बहने की वो क्या है? बदल जाती है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो है वो पवनें जो है वो समुद्र से जो है प्रायद्वीपीय भारत की ओर आती है, उसमें भारत में मानसून आता है, बरसात होती है। ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या किसने की थी? तो भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या की थी अरब भूगोलवेता अल मसूदी ने जो है वो भारतीय मानसून की सबसे पहले व्याख्या की थी। और वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली लड़की है जिसका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। कहाँ की रहने वाली है? स्वीडन की रहने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। आगे हम बात करते हैं कि जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है। सबसे पहला हम पढ़ते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है। हम बात कर रहे हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कि किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कारक से वहाँ की जलवायु जो प्रभावित होती है या वैसी ही बन जाती है। तो सबसे पहला कारक हम पढ़ रहे हैं समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए समुद्र तल से ऊंचाई जो जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी स्थान जो है वो समुद्र तल से जितना ज़्यादा ऊंचा होगा वह स्थान उतना ही क्या रहेगा? हमेशा ठंडा रहेगा। वहाँ का तापमान क्या है? कम होगा।
दोबारा से देखें कि कोई भी जो स्थान है वो समुद्र तल से जितना ज़्यादा ऊंचा होगा वो उतना ही क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, वहाँ का तापमान क्या होगा, कम होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान क्या है, घटता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ में वहाँ का तापमान क्या है, घटता है। कितना घटता है तो मैं आपको बताऊँ कि 165 मीटर की ऊंचाई के बाद में तापमान लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, कम हो जाता है। किसी भी क्षेत्र में समुद्र तल से ऊपर चलने पर कितना, 165 मीटर ऊपर चलने पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो स्थान समुद्र तल से ज़्यादा ऊंचे होते हैं वहाँ पे जलवायु कैसी होती है, ठंडी होती है, और वहाँ पे ठंड क्या होती है, ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं अपने माउंट आबू की सिरोही में, जो समुद्र तल से वहाँ की ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे मौसम कैसा रहता है, सुहावना रहता है। तो ये पहला कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है, समुद्र तल से ऊंचाई। अगर दूसरे कारक की हम बात करें तो मैं लिखता हूँ समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। तो समुद्र से दूरी भी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। जैसे बात करें हम हमारे थार के मरुस्थल की, तो थार के मरुस्थल के समय समुद्र से दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसके कारण यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, विषम जलवायु पाई जाती है। मैंने अभी बताया था कि जो क्षेत्र समुद्र के पास में है या समुद्र के किनारे पर स्थित है वहाँ पर जलवायु कैसी मिलेगी, हमें सम जलवायु मिलेगी। और जो क्षेत्र समुद्र से काफ़ी दूर हैं वहाँ पर जलवायु कैसी मिलेगी, विषम। हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान जो है समुद्र से काफ़ी दूर पड़ता है, इसलिए राजस्थान में जलवायु कैसी पाई जाती है, विषम पाई जाती है। मतलब गर्मियों में यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है और सर्दियों में यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है। तो ये दो कारक जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, समुद्र तल से ऊंचाई और समुद्र से दूरी। इसके बाद में हम तीसरे की बात करें तो वो है अरावली पर्वतमाला। क्या है, अरावली पर्वतमाला। क्या अरावली पर्वतमाला भी जलवायु को प्रभावित करती है, तो बिल्कुल करती है। अरावली पर्वतमाला जो है ये जलवायु को बिल्कुल प्रभावित करती है। इसके अलावा हम बात करें चौथा, भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी, या हम इसको लिख सकते हैं अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति। यहाँ पर ये थोड़ी मोस्ट आती है, अक्षांशीय स्थिति। अगर हमको किसी भी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करना है, हमको संपूर्ण ग्लोब पे बात करें या राजस्थान की बात करें, किसी भी क्षेत्र में जलवायु का निर्धारण करना है तो उसके लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए हमें वहाँ की अक्षांशीय स्थिति का पता होना चाहिए। किसका पता होना चाहिए, अक्षांशीय स्थिति का पता होना चाहिए। जैसे ग्लोब जो है, ठीक है, उसके बीचों बीच जो अक्षांशीय रेखा है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उसके बाद में ऊपर में जो रेखा उसको बोलते हैं करक रेखा, नीचे में जो रेखा उसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको हम लिखते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। उसके बाद में जो आता है उसको हम लिख सकते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके नीचे जो आता है उसको हम लिखते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। ठीक है, तो ये जो है काल्पनिक जो रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर, आड़ी जो रेखाएं होती है उसको कौन सी रेखा बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा बोले जाता है। और अक्षांशीय रेखाओं का यूज जो है वो वहाँ की जलवायु निर्धारण के लिए किया जाता है। तो किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की जलवायु निर्धारण के लिए किस रेखाओं का यूज किया जाता है, अक्षांशीय रेखाओं का यूज किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की, ये है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, और दूसरी नीचे वाली है मकर रेखा। इन दोनों के बीच में जलवायु पाई जाती है कैसी, उष्णकटिबंधीय। पूछा जा सकता है कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के बीच में कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय। कर्क रेखा से ऊपर चलते हैं 66.5 डिग्री से नीचे, तो यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है शीतोष्णकटिबंधीय। यहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, शीतोष्णकटिबंधीय। उसके बाद में अगर ऊपर चलते हैं हम, तो यहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर जलवायु पाई जाती है शीतकटिबंधीय। सेम वैसा ही नीचे है, यहाँ पर जलवायु होगी शीतोष्ण और यहाँ पर जलवायु होगी शीतकटिबंधीय। मतलब अक्षांशीय जो रेखाएं हैं वो जलवायु का क्या करती है, निर्धारण करती है। विश्व में जो देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं, विश्व में जो देश
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं उनमें लगभग जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय। जो देश विश्व में कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में आते हैं वहाँ पर जलवायु कैसी होगी, शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो देश 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है, और 90 जो नॉर्थ है ये वाली अक्षांश रेखा, वो उनके मध्य आते हैं, वहाँ पर जलवायु कैसी होगी, शीत कटिबंधीय। या ध्रुव के पास में जो भी कंट्री आती है वहाँ पर जलवायु कैसी होगी, शीत कटिबंधीय जलवायु होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति। तो अक्षांशीय स्थिति जो है वो जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। मतलब भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य जो रेखा है उसमें जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे जलवायु क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती है, हमेशा सीधी पड़ती है। भूमध्य जो रेखा है वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण वहाँ का तापमान क्या रहता है, हमेशा ज़्यादा रहता है, इसलिए वहाँ की जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी। और ऊपर नीचे जो है वो सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ का तापमान क्या रहता है, कम रहता है, वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय शीत कटिबंधीय जलवायु होगी। तो ये हमने बात की थी कि भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति जो है ये भी जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। एक बार फिर से देखें, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक समुद्र तल से ऊंचाई। मैंने बताया समुद्र तल से जितनी ऊंचाई बढ़ती है वहाँ का तापमान जो है उतना ही क्या है, घटता है। तो वहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है समुद्र तल से ऊंचाई। दूसरा है समुद्र तल से दूरी। समुद्र के पास में सम जलवायु पाई जाती है, समुद्र से दूर जो है वो विषम जलवायु पाई जाती है। तीसरा है भूमध्य रेखा से दूरी या अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कर्क और मकर रेखा के बीच में जो कंट्री आते हैं वहाँ पर जलवायु कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, और ऊपर बढ़ेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, और ऊपर बढ़ेंगे तो शीत कटिबंधीय जलवायु होगी। तो किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति जो है वहाँ की जलवायु का निर्धारण जरूर करती है। तो ये थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा और भी कारक हैं, जैसे पठार हैं, पर्वत हैं, वहाँ की वनस्पति हैं, वो भी क्या करते हैं, जलवायु का निर्धारण करते हैं। पठार, पर्वत, ठीक है, वनस्पति, ये भी क्या करते हैं, जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ये थे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं ऋतुओं के बारे में। ठीक है, अगर बात करें सामान्यतः मुख्य रूप से, तो मुख्य रूप से जो है वो ऋतुओं की संख्या होती है कितनी, 4। ठीक है, एक ऋतु होती है उसको हम बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इसका टाइम पीरियड होता है मार्च से लेकर जून तक। ठीक है, दूसरी जो ऋतु है होती है ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु। कौन सी होती है, वर्षा ऋतु, जो अभी चल रही है। ठीक है, ये होती है जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, तीसरी जो आती है उसको हम बोलते हैं शरद ऋतु। तीसरी कौन सी ऋतु आती है, शरद ऋतु। इसका टाइम पीरियड होता है सितंबर से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, और चौथी जो आती है वो आती है शीत ऋतु। कौन सी ऋतु, शीत ऋतु। ये होती है दिसंबर से मार्च तक, दिसंबर से मार्च तक। तो मुख्य रूप से जो है ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। वैसे जो है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में बांटा गया है। तो हम यहाँ पे 4 ऋतु पढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में बात करें, क्योंकि ये गर्मियों की ऋतु होती है, इनमें गर्मी क्या पड़ती है, ज़्यादा पड़ती है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन से महीने गर्म होते हैं, तो हम बात करें इसमें सबसे ज़्यादा और मई व जून महीने क्या होते हैं, गर्म होते हैं। पूछा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु के दौरान सबसे ज़्यादा गर्म महीने या किन महीनों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान सबसे ज़्यादा रहता है। तो मई और जून महीने में सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तापमान क्या रहता है, सबसे ज़्यादा रहता है। उसके बाद में बात करें ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु जो है, इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिम जो भारत है, इस ग्रीष्म ऋतु के दौरान उत्तर पश्चिम जो भारत है यहाँ पर तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और यहाँ पर जैसे ही तापमान में वृद्धि होती है, यहाँ की वायु जो है वो क्या हल्की होकर क्या ऊपर उड़ती है। मतलब जिस स्थान पर तापमान ज़्यादा होगा
जहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ेगी वहाँ की वायु हल्की होकर कहाँ पर उठेगी, ऊपर उठेगी। इसलिए यहाँ पर वायु की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे वायु की कमी होती है वहाँ पर वायुदाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो निम्न वायुदाब होता है, या इसको बोलते हैं हम शून्य वायुदाब। मतलब यहाँ पर कैसा वायुदाब बनता है, शून्य वायुदाब। इस शून्य वायुदाब को बोला जाता है ITCZ क्षेत्र। क्या बोला जाता है, ITCZ क्षेत्र। इसका पूरा नाम है अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र किसको बोला जाता है, ITCZ को बोला जाता है। ITCZ क्या है, शून्य वायुदाब वाला क्षेत्र जो है वो ITCZ क्षेत्र होता है, जिसको बोला जाता है अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र। तो ये शून्य वायुदाब वाला क्षेत्र जो है या कम वायुदाब वाला क्षेत्र जो है, यह है बाहर की पवनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। मतलब यहाँ पर वायुदाब की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जहाँ पर वायुदाब की कमी होती है वह क्षेत्र दूसरी ओर से पवनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। इसीलिए गर्मियों में जो है वो पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है ये शून्य वायुदाब। इसलिए यहाँ पर क्या चलती है, लगभग आंधियाँ आती है, और इसीलिए क्या आता है, मानसून आता है। मतलब अंत उष्ण अभिसरण जो क्षेत्र बनता है यह बाहर के पवनों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, और बाहर की पवनें यहाँ पर आती है, इसलिए यहाँ पर क्या आती है, आंधियाँ चलती है। क्या चलती है, आंधियाँ चलती है। अगर बात करें कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलने वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है गंगानगर। कौन सा है, गंगानगर। की राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधियाँ कहाँ पर चलती है, गंगानगर में। बात करें कितने दिन, तो लगभग 27 दिन। कितने दिन, 27 दिन। मतलब राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधियों वाला ज़िला कौन सा है, गंगानगर, जहाँ पर 27 दिन लगभग आंधियाँ चलती है। बात करें राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाला ज़िला कौन सा है, राजस्थान में न्यूनतम आंधियों वाला ज़िला कौन सा है, तो ये दो हैं, एक है अजमेर और दूसरा है झालावाड़। अजमेर और झालावाड़, यहाँ पर लगभग कितने दिन आंधियाँ चलती है, 3 दिन। तो दोबारा से सुने, राजस्थान में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलने वाला ज़िला गंगानगर, लगभग 27 दिन। राजस्थान में सबसे कम आंधियाँ चलने वाला ज़िले अजमेर और झालावाड़, लगभग कितने दिन, 3 दिन। और आंधियाँ क्यों चलती हैं क्योंकि राजस्थान जो है यहाँ पर शून्य वायुदाब होता है, और शून्य वायुदाब होने के कारण बाहर की पवनों को ये वाला क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे बाहर की पवनें यहाँ पर आती है स्पीड से तो ये किसका रूप ले लेती है, आंधियों का रूप ले लेती है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।